खाली घर एपिसोड 6। दरवाजे पर फुरकान मामू को देखकर नीलम ने सर झुका लिया और सिमट सुकड़ कर बैठ गई। अकबर, यहां तो कुछ नहीं, फुरकान मामू ने पलटकर अकबर से कहा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। पीछे साबरा थीं। उन्होंने कमरे में दाखिल होने से पहले नीलम को देखा। बेड पर बैठकर साबरा ने नीलम का जरा सा घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखा। घूंघट के अंदर नीलम ही थी। वो साबरा को देखकर मुस्कुराई। साबरा ने महसूस किया कि नीलम की आंखों में कुछ फिक्रमंदी है। साबरा ने नीलम को करीब करके उसका सर अपने कंधे से लगाया और प्यार से बोली, मेरी बच्ची। साबरा को नीलम से बातें करता देखकर फुरकान मामू अकबर को अपने साथ लेकर कमरे से निकले ताकि वो इत्मीनान से बातें कर सके। खाला, इन्हें क्या हुआ था? नीलम ने दोनों के बाहर निकलते ही साबरा से सवाल किया। साबरा नीलम का सवाल सुनकर अजीब उलझन में पड़ गईं। उनकी समझ में न आया कि क्या जवाब दें। ये कमरे में आकर क्यों भाग गए थे? नीलम ने अपने सवाल की वजाहत की। इस सवाल का जवाब साबरा के पास था, लेकिन वो खामोश रहीं। नहीं चाहती थी कि नीलम को हकीकत बताकर किसी दहशत में मुब्तला कर दें। अगर दोनों ही दहशतज़दा हो गए तो इस सुनहरी रात का सत्यानाश हो जाएगा। उसे कोई गलत फहमी हो गई थी। साबरा ने असल बात को गोल कर दिया। अच्छा, ठीक है, नीलम ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। साबरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नीलम ने इस सिलसिले में मजीद सवालात नहीं किए। नीलम बहुत कमगो मशहूर थी। उस वक्त उसकी कमगोई उसके हक में बेहतर साबित हुई थी। मामू फुरकान और अकबर के निकलने के बाद कमरे में खवातीन की यलगार हो गई। वाजदा कुछ पूछना चाह रही थीं, लेकिन साबरा ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया। सब खवातीन समझ गईं कि यहाँ नीलम के सामने कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर बाद दुल्हन का कमरा खाली कर दिया गया। अकबर को एक मर्तबा फिर कमरे में जाने का वीज़ा मिल गया। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। चंद लम्हे वो दरवाजे पर खड़ा रहा। नीलम उसकी आंखों के सामने सर झुकाए बैठी थी। उसके अलावा कमरे में कोई न था। अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया। अभी वो दरवाजे की चटखानी चढ़ा ही रहा था कि उसके कानों में मियाऊं की आवाज़ आई। अकबर चटखानी चढ़ाते चढ़ाते रुक गया। उसने पलट कर देखा। उसे कमरे में कुछ नजर न आया। कमरे में ज्यादा सामान न था। बेड के दोनों तरफ साइड टेबल्स थीं। एक ड्रेसिंग टेबल थी। बाकी कोई ऐसा सामान न था कि जिसके पीछे वो गायब हो सकता। अकबर ने पूरा कमरा कंगाल डाला, मगर उसे वो कहीं नजर न आया। फिर मियाऊं की आवाज़ कहाँ से आई थी? उसने सोचा ये उसका वहम होगा। ये सोचकर उसने फिर दरवाज़ा बोल्ट करना चाहा। अभी उसका हाथ चटखनी ही पर था कि उसे फिर मियाऊं की आवाज़ सुनाई दी। इस मर्तबा उसे ये आवाज़ अपने कदमों के नीचे से सुनाई दी थी। वो उछलकर पीछे हटा। फिर उसने चारों तरफ तेजी से घूमकर देखा। उसे वो कहीं नजर न आया। नीलम अपनी जगह बैठी बैठी परेशान हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शौहर उसकी तरफ देखने के बजाय कोनों में क्या देखता फिर रहा है। उसका जी चाहा कि उससे पूछे, मगर फिर शर्म माने आ गई। वो दुल्हन थी, वो बातचीत में पहल कैसे करती? उधर अकबर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर अकबर नीलम के बेड के नजदीक आया। उसने जरा सा झुककर नीलम से पूछा, नीलम, क्या तुमने कोई आवाज सुनी है? ये वो पहला मुकालमा था जो अकबर को अपनी नई नवेली दुल्हन से बोलना पड़ा। कैसी आवाज? नीलम ने सर झुकाकर धीरे से पूछा। उसी वक्त मियाऊं की आवाज आई। इस मर्तबा ये आवाज बेड के नीचे से आती हुई महसूस हुई थी। ये अकबर ने घबरा कर कहा, किसी बिल्ले के बोलने की आवाज। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, नीलम ने सादगी से जवाब दिया। अरे, हैरत है, अकबर ने कहा और झुककर बेड के नीचे देखा। वहां कोई चीज न थी। फिर वो नीलम से मुखातिब होकर बोला, इस कमरे में मुसलसल बिल्ले की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्ला कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जाने वो कहां छुपा बैठा है। इस बिल्ले ने तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। इससे पहले जब आप कमरे में आए थे तो घबरा कर क्यों भाग गए थे? उस वक्त क्या हो गया था आपको?
नीलम ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अकबर को देखा। उसकी तीखी नजरों में बड़ा शिकवा था। वो उस वक्त, ये कहते हुए उसने नीलम के चेहरे पर नजर डाली। साबरा ने अकबर को मना कर दिया था कि वो दुल्हन को कुछ न बताए, खामखा वो डरेगी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उससे क्या कहे। उसका चेहरा देखकर एक मर्तबा फिर उसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अब उस घूंघट में नीलम न थी, वो लंबी जबान वाली खौफनाक औरत थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अकबर के लिए अब उस कमरे में ठहरना नामुमकिन था। वो एक मर्तबा फिर सर पर पांव रखकर भागा। इस मर्तबा वो औरतों की तरफ न गया, मामू फुरकान के पास पहुंचा। मामू फुरकान अपने कमरे में बिजली बुझाकर लिहाफ में घुस चुके थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। मामू फुरकान, अकबर ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई। अकबर की घबराई हुई आवाज सुनकर मामू फुरकान ने लिहाफ एक तरफ फेंका, जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाई और बोले, अब क्या हुआ? मामू वो कमरे में मौजूद है। इस मर्तबा वो अकेली है। उसके अलावा कमरे से म्याऊं म्याऊं की आवाजें भी आ रही हैं। अकबर ने जल्दी जल्दी घबराए हुए लहजे में कहा। मामू फुरकान ने मुंह से एक लफ्ज न कहा। वो खामोशी से उसके साथ हो लिए। कमरे में पहुंचकर उन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस न हुई। नीलम बेड पर बैठी थी। उसका मुंह दरवाजे की तरफ था और साफ नजर आ रहा था। फुरकान मामू ने कमरे में चारों तरफ चक्कर लगाया, सारे कोने देख डाले, मगर उन्हें वहां बिल्ले की मौजूदगी का एहसास न हुआ। फुरकान मामू ने सवालिया निगाहों से अकबर की तरफ देखा। अकबर उनकी सवालिया निगाहों का क्या जवाब देता? उसने खामोशी से सर झुका लिया। उस वक्त कमरे में नीलम मौजूद थी और कोई न था। अकबर जब फुरकान मामू को बुलाने आया था तो उसकी आवाज़ खवातीन के कमरे तक पहुंच गई थी। साबरा फौरन कमरे से निकल आई थी। पीछे पीछे वाजदा भी थी। साबरा को दरवाजे पर देखकर फुरकान मामू ने कहा, साबरा, जरा दुल्हन को अपने साथ ले जाओ। फिर कुछ हुआ है क्या? साबरा ने पूछा। हाँ, वाजदा ने अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। आओ बेटी, बाहर चलो। दुल्हन के बाहर जाने के बाद फुरकान मामू ने अकबर से कहा, तुम भी जाओ। फिर उसके जाने के बाद फुरकान मामू ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। 5 मिनट बाद जब वो कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी थी। उन्होंने साबरा को अलहदा ले जाकर उससे कहा, साबरा, वो कमरा ठीक नहीं। क्यों मामू, वहां क्या है? साबरा ने पूछा। वो आसेब ज़दा है। फुरकान मामू ने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम इस बात को नहीं समझोगी। अब मेरा मशवरा यह है कि दूल्हा दुल्हन को कोई और कमरा दे दो। वो कमरा इस घर में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा मामू, ठीक है। खिलाफ तवक्को साबरा ने कोई बहस नहीं की। उनका बेटा उस वक्त जिस अजाब में मुब्तला था, उसे देखकर कुछ न मानना इतना आसान न था। फिर वाजदा ने तजवीज़ पेश की कि नीलम को उसके अपने कमरे में पहुंचाई देते हैं। जल्दी जल्दी उस कमरे को ठीक किया गया और नीलम को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। उस वक्त नीलम के पास राशिदा मौजूद थी। वो उसे बिठाकर उसका घूंघट वगैरह दुरुस्त कर रही थी। नीलम ने राशिदा से पूछा, राशिदा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं मालूम। राशिदा ने साफ झूठ बोला। अम्मी से पूछ कर बता दूंगी। आओ राशिदा, बाहर आ जाओ। साबरा ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसे आवाज दी। अच्छा आई, राशिदा ने उठते हुए कहा। अच्छा भाभी, सुबह तक खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, नीलम ने मुस्कुरा कर कहा। राशिदा के जाने के बाद नीलम की नजरें खुले दरवाजे पर बिछ गईं। फिर उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अकबर इस तरफ आ रहा था। उसने फौरन अपना सर झुका लिया। अकबर खुले दरवाजे में दाखिल हुआ, 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। इस दफा उसने फौरन पलटकर दरवाजा बंद नहीं किया। वो दूध का जला था, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा था। नीलम सर झुकाए कटरी बनी बैठी थी। अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। नीलम, अकबर ने दूर ही से खड़े होकर उसे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर नीलम ने सर उठाया और आहिस्ता से बोली, जी। उसके सर उठाने पर उसके चेहरे का खासा हिस्सा उसे नजर आया। वो नीलम ही थी। यहां तक खैरियत थी। फिर अकबर ने नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लिया। शायद कहीं वो उसे बैठा नजर आ जाए, लेकिन उस वक्त वो कमरे में न था। अकबर ने एहतियातन कमरे के वो कोने भी देख डाले जहां उसके होने का इम्कान हो सकता था। वो कहीं न था। कमरे में उसकी आवाज भी सुनाई न दी थी। अब अकबर को कुछ इत्मीनान हुआ। हवाइयां उड़ते चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लहराई। अब वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रात का आखिरी पहर था। ठिठुरती सर्द रात।
अब आखिरी दमों पर थी। अकबर और नीलम के साथ किस्मत ने अजीब खेल खेला था। वो एक होने के बावजूद एक ना हो सके थे। एक बंधन में बंधने के बावजूद उनमें सदियों के फासले थे। खुशी जैसे उनसे रूठ गई थी। खौफ व हरास का चारों तरफ राज था। घर और कमरा तब्दील होने की वजह से अकबर को उम्मीद थी कि आइंदा उसे खुशियों के लम्हात मैसर आ जाएंगे। अकबर उसके मलकूती हुस्न में खो सा गया। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, माशाअल्लाह नीलम, तुम इस कदर हसीन क्यों हो? अकबर ने बड़े वालिहाना अंदाज में कहा। मैं इतनी खूबसूरत कहाँ? नीलम ने अपने याकूती लब खोले। उसकी आवाज़ में बड़ा सहर था। फिर अकबर को ख्याल आया कि उसने अभी तक नीलम को मुंह दिखाई तो दी नहीं। उसने अपनी कोट की जेब से वो जगमगाती अंगूठी निकाली और बोला, नीलम, तुम्हारे हुस्न के लिए प्यार का पहला तोहफा, इसे कबूल करो। लाओ अपना सीधा हाथ, इसे मैं तुम्हारी उंगली में पहना दूं। नीलम ने जगमगाती अंगूठी पर नजर डालते हुए अपना सीधा हाथ उसके हाथ में दे दिया। लीजिए। अभी अकबर ने वो जगमगाती अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई ही थी कि वो अकबर के हाथ पर गिरी। वो एक मोटी सी काली सी खौफनाक छिपकली थी। अकबर ने फौरन ही अपना हाथ झटक दिया। नीलम चीख कर खड़ी हो गई और फिर बेड से जमीन पर कूदी। उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर दूर जा गिरी। अकबर भी फौरन उछलकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वो छिपकली बेड पर पड़ी है। नीलम खौफ से लरसती हुई अकबर के पीछे आ गई। उसने अकबर के दोनों बाजू थाम लिए। इसे मारो, वो घबरा कर चीखी। किस चीज से मारूं? अकबर ने परेशान होकर इधर उधर देखा। मेरा सैंडल ले लो, नीलम ने कहा। इसे बेड पर मारा तो चादर खराब हो जाएगी। अकबर ने सैंडल उठाते हुए कहा, हो जाने दो, इसे फौरन मारो, देखो ये कहीं भाग ना जाए। नीलम ने खौफजदा लहजे में कहा। अभी अकबर ने चुपकली मारने को सैंडल ऊपर उठाया ही था और उसे फेंक कर मारने ही वाला था कि उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अकबर, ये क्या? नीलम ने उसके बाजू से झूलते हुए कहा। वो चुपकली को खौफजदा नजरों से देख रही थी। अकबर ने देखा कि वो चुपकली बगैर मारे ही जख्मी हो गई थी। उसके इर्द गिर्द स्याही माइल सयाल फैल रहा था। देखते ही देखते वो चुपकली खुल गई और चादर पर एक बड़ा सा धब्बा रह गया। नीलम से ये सब न देखा गया। वो खौफजदा होकर अपने होश गंवा बैठी और बेहोश होकर कालीन पर गिर गई। अकबर के लिए ये लम्हे बड़े अजाबनाक थे। एक तरफ उसने चुपकली को बर्फ की तरह पिघलते देखा था। इस मंजर की खौफनाकी अभी उसके जिस्म से न निकली थी कि नीलम बेहोश हो गई। वो चकरा कर रह गया। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। अकबर कालीन पर बैठ गया। उसने नीलम का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसे हिलाया जुलाया। नीलम, नीलम, आंखें खोलो, उसने कई मर्तबा कहा, मगर नीलम ने आंखें न खोली। उस पर एक गहरी बेहोशी तारी थी। अकबर की अजीब हालत थी। कभी वो सफेद चादर पर पड़े स्याही माइल धब्बे को देखता, कभी नीलम के चांद चेहरे पर नजर डालता। उसका ज़हन माऊफ हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो ख्वाब उसकी आंखों में जागे थे वो अब सिसक रहे थे, एक एक करके मरते जा रहे थे। अब से कुछ देर पहले उस कमरे का किस कदर रोमानी माहौल था। अकबर और नीलम किस कदर खुश थे। अब उस कमरे में गुनगुनाती फजा के बजाय खौफ रह गया था। लरसते हाथ रह गए थे और शिकस्ता आसाब रह गए थे। एक अजाब था जो अकबर के दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। कोई मकड़ी का जाला था जो अकबर के हवासों को जकड़ता जा रहा था। वो कौन था? ऐसा क्यों कर रहा था? ये किसी को मालूम न था। अब अकबर के लिए कोई चारा न था कि वो उठे और अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जाए। उसका मुकद्दर सो गया था। वो किस तरह जागता? वो उठा। शिकस्ता कदमों से चलकर उसने दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा तो उसने खोलना ही था। आखिर वो कब तक इस कमरे में बंद रहता? दरवाजे पर वाजदा नमूदार हुई। उनके पीछे साबरा थी। अकबर को दरवाजे पर देखा तो दोनों का दिल थक से रह गया। उन्होंने कयास कर लिया कि फिर कुछ हो गया है। क्या हुआ? दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। वो नीलम बेहोश हो गई है, अकबर ने बड़ी आजुर्दगी से कहा। लेकिन कैसे? क्या हुआ उसे? वाजदा ने पूछा। छत से एक छिपकली मेरे हाथ पर गिरी थी। जाने वो कैसी छिपकली थी। मेरे हाथ से उछलकर बेड पर गिर गई और अभी मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था कि वो पानी बनकर बह गई। वो चंद लम्हों में खुल गई। चादर पर एक स्याही माइल धब्बा रह गया। नीलम इस मंजर को देखकर बेहोश हो गई। अकबर ने जल्दी जल्दी सारी रुदात सुना दी। हाय मेरे अल्लाह! वाजदा ने अपना दिल थाम लिया। अरे फैयाज को उठाओ, ये क्या हो रहा है?
साबरा ने फिक्रमंद होकर कहा, जाओ जरा अपने बाप को बुलाओ। फिर थोड़ी देर में यहां से वहां तक सब उठ गए। नीलम के वालिद भी उठ गए। फुरकान मामू को भी बुला लिया गया। कुछ खवातीन भी उठ गईं। बाबर अली गहरी नींद सो रहे थे, उन्हें न उठाया गया। नीलम के मुंह पर हल्के हल्के पानी के छींटे दिए गए। उसे हिलाया जुलाया गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। आंखें खुली तो उसने खुद को अपनी माँ की गोद में पाया। फिर इधर उधर नजरें घुमाई तो कमरे में बहुत से लोगों को पाया। वो फौरन उठकर बैठ गई। लेटी रहो बेटी। वाजदा ने उसे फिर अपनी गोद में लेटाना चाहा। नहीं अम्मी, मैं अब ठीक हूं। नीलम तो होश में आ गई, ठीक हो गई। फिर वो चुपकली मौजूए बहस बन गई। चुपकली का मुअम्मा हल ना हो सका। किस किस्म की चुपकली थी, वो कहां से आई थी, किस तरह उसके हाथ पर गिरी, फिर चंद लम्हों में क्यों सयाल मादे में तब्दील हो गई। सब सोचते रहे, अपनी अपनी कहते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। इस गुफ्तगू के दौरान वो बातें नीलम के सामने आ गईं जो अब तक उससे छुपी हुई थीं, जो इसलिए उसे अब तक नहीं बताई गई थीं कि वो डर जाएगी और दहशतज़दा हो जाएगी। ट्रेन से अब तक के वाक़यात जब नीलम के सामने आए तो वो वाकई खौफज़दा हो गई। वो अपने माँ के करीब होते हुए बोली, अम्मी मुझे अकेला ना छोड़ें, मेरे साथ रहें। अजान कब की हो चुकी थी, हर सू रोशनी फैलने वाली थी। अब उसे छोड़ने का क्या जवाब था भला। वाजदा के कुछ कहने से पहले साबरा ने कहा, नहीं बेटी, तुम परेशान ना हो, मैं रहूंगी तुम्हारे पास। ये अकबर कहाँ है? वाजदा को अपने दामाद की फिक्र हुई। वो मामू फुरकान के बिस्तर में घुसे हुए हैं, राशिदा ने बताया। अरे इधर फैयाज के कमरे में लेट जाते, वाजदा ने कहा। जाओ बुला लाओ। राशिदा में इतनी हिम्मत न थी कि वो तन्हा इस मकान से उस मकान में चली जाती। वो बोली, खाला मैं क्या अकेली जाऊं? वैसे वो अब तक सो चुके होंगे, वो नींद के पक्के हैं। तब वाजदा ने फैयाज हुसैन को उधर भेजा। वो दूसरे मकान में पहुंचे तो अकबर वाकई मामू फुरकान के बिस्तर में घुसा सो रहा था। मामू फुरकान नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे। फैयाज ने बेखबर सोते हुए अपने दामाद को उठाना मुनासिब ख्याल ना किया। वो खामोशी से वापस आ गए। अब नीलम को भी सख्त किस्म की नींद आ रही थी। वो जहां बैठी थी वहीं लेट गई और चंद मिनट्स में ही नींद की आगोश में चली गई। साबरा और वाजदा को परेशान होते हुए पूरी रात हो गई थी। उनकी आंखों में भी नींद भरी हुई थी। वो दोनों भी उसी कमरे में नीलम के साथ ही लेट गईं। नीलम कालीन पर लेटी थी। उसने सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया था, जबकि साजिदा बेड पर लेट गई थी और वाजदा नीलम के बराबर ही सो गई थी। दरवाज़ा बंद न था। तब वो खुले दरवाजे से दबे पांव अंदर आया और नीलम के कंबल में घुस गया। नीलम बहुत गहरी नींद सो रही थी। उसे मालूम न था कि वो खौफनाक बिल्ला उसके खूबसूरत मेहंदी लगे पैरों से लिपटकर सोने की कोशिश में है। फुरकान मामू नमाज और वजीफे से फारिग होकर सैर करने के आदी थे। उन्होंने अपने कानों से मफलर अच्छी तरह लपेटा, कोट पहना, फिर भी सर्दी महसूस हुई तो एक हल्का सा कंबल ओढ़ लिया और मकान से बाहर निकल गए। बाहर कोहर छाई हुई थी। स्ट्रीट लाइट भी अभी तक चल रही थी। वो अपने मुंह से भाप उड़ाते तेज तेज सड़क पर चलने लगे। सड़क तकरीबन सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ी कभी गुजर जाती। अभी वो ज्यादा दूर न गए होंगे कि उन्होंने महसूस किया जैसे उनके कोई पीछे आ रहा है। भारी कदमों की आवाज आ रही थी और ये भारी कदम फुरकान मामू से नजदीक तर होते जा रहे थे। फुरकान मामू ने पीछे पलट कर देखा। गहरी धुंध में उन्हें बस एक हेवला सा नजर आया था। शायद वो किसी गहरे रंग के कंबल में लिपटा हुआ था। अब वो उनके बिल्कुल नजदीक आ गया था। 2-4 कदम का फासला रह गया था। फिर ये फासला भी मिट गया और वो उनके बराबर आ गया।